हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ स्पैन साइकोलॉजी एमपीसी 002, जिसका कोड है, जो इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। ब्लॉक 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3, ब्लॉक 1 का यूनिट 3। जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज यूनिट 3 में, इस चैप्टर का नाम क्या है? डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, फिजिकल, साइको सोशल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, जिसकी वजह से हम इसके 2 वीडियोस बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेंसी का क्या मतलब होता है। तो इन्फेंसी बेसिकली एक चाइल्डहुड का ही एक स्टेज है, लेकिन इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 0 to 2 ईयर्स। तो 0 से 2 ईयर्स का जब कोई भी बच्चा होता है, उस स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड, और जो बच्चा होता है उस एज में उसको बोलते हैं इन्फेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज। तो ह्यूमन की लाइफ का जो वो स्टेज है जो कि बर्थ से लेके 2 साल का जो टाइम है, उसको बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी जो वर्ड है वो लैटिन के एक वर्ड इन्फेशिया से आता है, जिसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्पीक, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते। तो इन्फेंसी का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी बच्चा अगर 0 से 2 ईयर्स के बीच में है तो उस पीरियड को बोलेंगे इन्फेंसी पीरियड, और उन बच्चों को बोलेंगे इन्फेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इन्फेंसी पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई भी बच्चा इन्फेंट होता है, यानी कि 0 to 2 ईयर्स के बीच में होता है, और किसी भी ह्यूमन लाइफ का ये सबसे पहला स्टेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड का ये सबसे पहला स्टेज होता है, पार्ट होता है। आफ्टर बर्थ, ये सबसे पहला पीरियड होता है किसी की लाइफ का, आफ्टर बर्थ। दिस इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ, और ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इस समय पे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर सकते, जैसे कि बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खुद से खा नहीं सकते। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने मदर पे, केयर टेकर पे, या फैमिली मेम्बर्स पे। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पीरियड कब से कब तक होता है? बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो वो है द फर्स्ट एज ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का सबसे पहला पड़ाव या सबसे पहली उम्र। द बिगिनिंग और अर्ली पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज द इन्फेंसी ऑफ एन आर्ट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड, कि इन्फेंसी पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है इन्फेंसी पीरियड। अभी हमने थोड़ी बहुत बात की, उससे थोड़ी आपको क्लैरिटी आई होगी। ये इमेज अगर देखेंगे तो इस इमेज को मैंने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया हुआ था। तो ये इमेज पूरा एक जो है ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल है या स्टेजेस हैं इस बुक में जो पढ़ाया गया है, वो सब कुछ दिखाता है या दर्शाता है। तो एक चाइल्ड जो है अपनी पूरी लाइफ में बहुत ढेर सारे स्टेजेस को पार करता हुआ, कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ता है, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, और लास्टली ओल्ड एज। तो ये सारे स्टेजेस जो हैं कोई भी चाइल्ड अपनी लाइफ में कंप्लीट करता है। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी इंसान का या बच्चे का, जो कि 0 से 2 ईयर्स का होता है, वो होता है इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद 2 से जो 6 साल का ईयर होता है उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। 6 साल से एडोलेसेंस तक की जो उसकी एज होती है वो होती है लेट चाइल्डहुड। 12 टू 19 को बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। 20 टू 40 होता है अर्ली एडल्टहुड। 40 टू 60 को बोलते हैं मिडिल एडल्टहुड, और 60 प्लस का जो एज होता है उसको बोलते हैं लेट अडल्टहुड। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं, कोई भी चाइल्ड अपनी फुल लाइफ जब कंप्लीट लाइफ जब जीता है तो इन स्टेजेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। आने वाले चैप्टर्स में ये सारे स्टेजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ इस स्टेज की बात की गई है, इन्फेंसी पीरियड की। तो अभी सिर्फ इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स और जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फेंसी पीरियड के जो बताए गए हैं। तो सबसे पहला कि दिस इज द बिगिनिंग पीरियड फॉर अ चाइल्ड एंड फास्टेस्ट पीरियड। तो इसके बारे में हम लोग अभी भी बात कर चुके थे पहले भी, कि ये सबसे पहला पीरियड होता है आफ्टर बर्थ, और सबसे फास्टेस्ट पीरियड होता है क्योंकि ये 0 से 2 ईयर्स का ही सिर्फ होता है। इन्फेंट इज माइनर एंड स्ट्रगलिंग फॉर रीचिंग द एज ऑफ लीगल मेच्योरिटी। इन्फेंट इज माइनर, इस एज में जो इन्फेंट होता है वो माइनर होता है, बहुत छोटा होता है, और वो स्ट्रगल करता है
धीरे धीरे, ताकि वो लीगल मैच्योरिटी एज पे जा सके, जहाँ पे वो अपने डिसीजंस अपने आप को खुद से केयर कर सके। इस एज में जो चाइल्ड होता है वो इतना हेल्पलेस होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपने मदर पे या अपने केयर टेकर पे या फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंसी उसकी रहती ही रहती है, वो खुद से अपनी केयर नहीं कर सकता। ये शुरू के जो 2 इयर्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड के किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के, इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत रैपिड होती है, यानी कि फास्ट होती है। क्योंकि समझ लीजिए कि बच्चा बिल्कुल अभी ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल खाली किताब जैसा है, और उसको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसके आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, जिसको वो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे सोशल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं उसके आस-पास, तो उनसे बहुत तेज़ी से चीज़ें सीखता है और अपने आप को डेवलप करता रहता है। हर चाइल्ड का जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो अलग-अलग होता है, कोई तेज़ी से बढ़ रहा होता है, कोई हेल्दी हो रहा होता है, कि कोई जल्दी चीज़ें सीख लेता है। लेकिन जो उसका पैटर्न है वो प्रेडिक्टेबल होता है कि मतलब क्या-क्या चीज़ें अब ये करेगा, क्या-क्या चीज़ें सीख जाएगा, क्या इसको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्योंकि वो सभी चाइल्ड में सेम होता है। वो 1 साल की एज में चलना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ 6 महीने पे वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। 2 साल का होते-होते वो कुछ वर्ड्स 1-2 वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स में ये पैटर्न जो होता है सिमिलर होता है। तो एक तरीके से ये पूरा ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स हैं जो सभी चाइल्ड में लगभग-लगभग सेम होते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चलते रहते हैं। जो बच्चे में जो फिजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये 2 तरीके होते हैं, सिफेलोकॉर्डली और प्रॉक्सिमोडिस्टली। तो सिफेलोकॉर्डली में हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से टेल की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टली में हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से आउटर की तरफ होता है, यानी कि हार्ट की तरफ से बाहर की तरफ, आर्म्स की तरफ होता है। जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो लोग खा सकते हैं, रो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बैबल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, किक कर सकते हैं और स्माइल कर सकते हैं। यानी कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, 2 साल के बच्चे में ये सब एबिलिटीज़ आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। अगर 2 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता? 2 साल का बच्चा स्पीक नहीं कर सकता, अच्छे से वो बात कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके कम्युनिकेट करने के अपने अलग तरीके होंगे, बैबलिंग करके या फिर 2 वर्ड्स को बोल के या फिर इमिटेट करके, लेकिन वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वो स्पीक नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि इस एज में इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा होता है वो कोई भी एक्ट जो है इंटेंशन से नहीं करता, यानी कि बहुत सोच विचार के नहीं करता। ज़्यादातर जो उसके एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि उसको भूख लगेगी या चोट लगेगी तो वो रोएगा या फिर खेलेगा, मतलब जो भी उसकी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें वो कर रहा है वो अपने आप से हो रही हैं, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं, कोई रीज़न नहीं है। तो वो बच्चा रीज़न नहीं कर सकता, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, उसको अपने बारे में पता ही नहीं होता कि मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ। उसको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता। उसको पता नहीं होता इमोशंस बहुत ढेर सारे, जैसे कि गिल्ट, एम्पैथी, प्राइड, ये सारे जो इमोशंस हैं उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि सिगमंड फ्रॉड हैं, एरिक एरिक्सन हैं, उसके बाद जीन पियाजे हैं, इन्होंने हाइलाइट किया अलग-अलग तरीके से इन्फेंसी पीरियड को और उसके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। तो इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आज भी इनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे इस जो इन्फेंसी पीरियड के जो डेवलपमेंट होते हैं उनको देखा जाता है, मेजर किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे कंक्लूजन भी दिया जाता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों जो नाम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस के हैं। सिगमंड फ्रॉड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, इनके बारे में हम लोग आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अलग-अलग बुक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्फेंसी पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, यानी कि इन्फेंसी पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है पूरे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का। ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का होता है। ये वो टाइम होता है जब फीटस मदर्स वूम से, यानी कि माँ के गर्भ से दुनिया में बाहर आता है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन्फेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक इन्फेंट को बाहरी सराउंडिंग के साथ अच्छे से एडजस्ट होना होता है, जिसमें कि टाइम लगता है। ज़्यादातर जो इन्फेंट्स अपने एडजस्टमेंट ड्यूरेशन को 2 वीक या उससे कम समय में भी पूरा कर लेते हैं। जिन बच्चों का जन्म कठिन तरीके से या प्री मैच्योर तरीके से होता है, उन्हें एडजस्टमेंट के लिए अधिक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंट लूजेस वेट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो होता है वो बच्चे का वेट जो होता है थोड़ा कम होने लगता है और उसकी हेल्थ भी पहले से थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। इस पीरियड के अंत में, यानी कि जो इन्फेंसी पीरियड है, इसके अंत में जब वो जाता है, लास्ट स्टेज में होता है इन्फेंसी पीरियड के, तो चाइल्ड जो होता है फिर से उसका वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और वो फिर से वेट गेन करने लगता है। वी कैन स्टार्ट सम फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट द इन्फेंट।
हम इन्फेंट्स के बारे में कुछ प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर, कि आगे जाके वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी। लेकिन ये सब कुछ एक प्रेडिक्शन ही होगा, हम श्योरली ये कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर। इन्फेंसी इज़ कंसीडर्ड अ पीरियड फुल ऑफ हज़ार्ड्स। इन्फेंसी जो पीरियड होता है, उस स्टेज में जो है बच्चों को बहुत ढेर सारे मेंटल और फिजिकल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो इन्फेंसी जो है फिजिकल और मेंटल एडजस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में खतरे से भरी स्टेज मानी जाती है। नए इन्वायरमेंट के साथ फिजिकल एडजस्टमेंट इन्फेंट के लिए बहुत टफ होता है। फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड इन्फेंट्स के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड इन्फेंट्स के प्रति सही नहीं है, तो उससे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए इस समय इन्फेंट्स को जो है फैमिली मेंबर्स की ओर से पूरी तरह से सपोर्ट और केयर अगर नहीं मिलता है, तो उनमें नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। इसलिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर, फादर या केयर गिवर जो बच्चे का है, वो पूरी तरीके से समर्पित हो और बच्चे के प्रति बहुत ही लव और अफेक्शन और केयर जो है उसको दे। एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देयर आर 4 मेजर एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। तो 4 जो मेजर एडजस्टमेंट्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड में, वो बताए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंजेस, ब्रीदिंग, सकिंग एंड स्वेलोइंग, एलिमिनेशन। ये 4 जो एडजस्टमेंट जो है मेजर एडजस्टमेंट है, जो बच्चे को करने पड़ते हैं आफ्टर बर्थ, क्योंकि बिफोर बर्थ जब वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, तो ये सब चीज़ें उसको नहीं करना होता, क्योंकि ये सब जो मदर की जो यूनिबिकल कॉर्ड होती है, जिसके थ्रू बच्चा मदर से जुड़ा होता है, तो वो सब कुछ वहीं वहीं से होता है और वहीं से वो सब मैनेज होता है। लेकिन जब बच्चा बर्थ हो जाता है, उसके बाद वो सब चीज़ें उसको खुद करनी होती हैं। तो इसलिए इन चारों को बहुत ही मेजर एडजस्टमेंट माना जाता है, जो बहुत ही बेसिक है और इनको बच्चे को करना ही पड़ता है। ये एडजस्टमेंट जो होते हैं, उनके फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर चेंजेस। मदर की जो वोम्ब होती है, उसमें जो टेम्परेचर होता है, वो लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। जबकि जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है या घर पे होता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, वो 60 और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास वेरी करता है। तो टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो मदर के वूम में होता है और जब वो आउटर एनवायरनमेंट में आता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरी करता है, इसी वजह से उसको टेम्परेचर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा है ब्रीदिंग। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो सारा जो उसका प्रोसेस होता है, वो यूनिबिकल कॉर्ड से होता है। तो उसकी जो ब्रीदिंग है, उसका जो न्यूट्रिशन है, सब कुछ उसी के थ्रू मैनेज होता है। लेकिन जब बच्चे की बर्थ होती है, तो यूनिबिकल कॉर्ड जो होता है, उसको कट करना पड़ता है। तो जब यूनिबिकल कॉर्ड काटा जाता है, तो इन्फेंट्स को खुद से साँस लेना शुरू करना होता है और ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। तो इसके लिए भी एक चाइल्ड को, इन्फेंट को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। थर्ड है सकिंग एंड स्वेलोइंग। सकिंग का मतलब होता है चूसना, स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना। तो जब यूनिबिकल कॉर्ड को काटा जाता है, तो इन्फेंट्स को खुद ही जो है सकिंग और स्वेलोइंग यानी कि चूसने और निगलने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसको खुद से करना पड़ता है। उसी से जो है उसको पोषण मिलता है और नरिशमेंट मिलता है। तो सकिंग और स्वेलोइंग जो है बच्चे को सीखना पड़ता है। वो जो रिएक्शंस या रिफ्लेक्सेस हैं, वो लेके पैदा नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए इसके हिसाब से एडजस्ट करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इन्फेंट्स को रिक्वायरमेंट से कम पोषण मिलता है, यानी कि कम खाना मिलता है, जिससे उसका वेट जो है कम हो जाता है। और लास्ट है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है खाने को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना अपने शरीर से। तो इन्फेंट्स के एलिमिनेशन जो ऑर्गन्स होते हैं, वो बर्थ के तुरंत बाद से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले जो एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो यूनिबिकल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। तो इस तरह से जो इन्फेंट अभी जन्मा है, जिसका अभी बर्थ हुआ है, उसके लिए सब कुछ नया होता है और उसको ये 4 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। हज़ार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। तो तो जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इस समय बहुत ढेर सारे फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे हज़ार्ड्स यानी कि खतरे जो है होते हैं इन्फेंट्स को। तो उन्हीं खतरों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल हज़ार्ड्स के बारे में। हज़ार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है, यानी कि 0 टू 2 ईयर्स का होता है, बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होता है। इस छोटे से समय के दौरान बहुत सारे खतरे होते हैं, हज़ार्ड्स होते हैं बच्चों के लिए। ये जो हज़ार्ड्स होते हैं वो फिजिकल यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक खतरे के रूप में कैटेगराइज़ किए जाते हैं।
सबसे पहले फिजिकल हज़ार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फिजिकल हज़ार्ड है, वो है कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इफ द मदर हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस एट द टाइम ऑफ बर्थ और डिलीवरी, चांसेस ऑफ द चाइल्ड गेटिंग फिजिकली इंजर्ड आर हाई। यानी कि अगर मदर को डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बच्चे को जो है फिजिकल इंजरी के चांसेस होते हैं और शारीरिक चोट पहुंच सकती है। तो ये एक अपने आप में एक फिजिकल हज़ार्ड है। दूसरा है मल्टीपल बर्थ्स। मल्टीपल बर्थ का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा बच्चों का जन्म एक साथ होता है। तो जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं मदर के वूम में, तो वहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्राउडेड हो जाता है, जिससे कि जो बच्चों का जो मूवमेंट है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो बच्चों का डेवलपमेंट है, वो भी सही से नहीं हो पाता। तो ऐसा माना जाता है कि जब एक से ज़्यादा बच्चे जो पैदा होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं बजाय उन बच्चों के जो कि सिंगल पैदा होते हैं। यानी कि सिंगल बर्थ जब होती है, तो वो बच्चे थोड़े मज़बूत होते हैं। तो थर्ड है पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका बर्थ नहीं हुआ है और इसमें जो fetus का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस समय पे ऐसे में क्या करना पड़ता है कि सर्जरी करनी पड़ती है या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन से बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस होता है या खतरनाक होता है। तो ये भी एक तरीके का हज़ार्ड है। तो और अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो बच्चे के लिए और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। और फोर्थ है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी यानी कि अभी बच्चा जो है टाइम के पहले ही पैदा हो रहा है। तो प्री मैच्योरिटी वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है जो बच्चा जो है अभी प्री मैच्योर है, यानी कि समय से पहले ही उसका बर्थ करना पड़ रहा है या उसकी डिलीवरी करनी पड़ रही है। तो जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें डेथ की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। प्री मैच्योरिटी से पैदा हुए बच्चे में जो है ब्रेन डैमेज के लिए विशेष रूप से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसा देखा गया है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था फिजिकल हज़ार्ड्स, अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स। जैसे फिजिकल हज़ार्ड्स होते हैं वैसे ही बहुत ढेर सारे साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ्स अबाउट बर्थ। जो एक बच्चे का जो बर्थ होता है, एक इन्फेंट जो होता है, उसके बारे में बहुत से ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं, जो कि उसके डेवलपमेंट पर भी असर डालते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है, तो बहुत ढेर सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं, अलग-अलग कल्चर में, अलग-अलग सोसाइटी में, अलग तरीके से ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा जैसे कि नज़र उतारना। तो आप सबने देखा होगा, सुना होगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो नज़र उतारना बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, छोटा बच्चा मान लीजिए कि वो इन्फेंट है, वो बीमार हो गया और उसके पेरेंट्स को लगता है कि इसको नज़र लग गई। वो उसको किसी बाबा के पास, किसी ओझा के पास, किसी पंडित के पास लेके जा रहे हैं, उसकी नज़र उतरवाने के लिए और अलग-अलग तरीके से लोग नज़र उतारते हैं, जिसकी वज़ह से जो पेरेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर्स के पास ना जाके इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स की वज़ह से ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और वो अच्छे से केयर नहीं हो पाता और वो बच्चे के लिए बहुत ही आगे चल के क्रिटिकल साबित हो सकता है, अगर वो डॉक्टर के पास ना जाएँ तो। लेकिन बहुत से ऐसे केसेज़ देखे गए हैं, जहाँ पे ये चीज़ें मानी जाती हैं, की जाती हैं और इसकी वजह से कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो ट्रेडिशनल बिलीफ्स अबाउट बर्थ बहुत ही एक साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स है, लोगों को ये बिलीफ है। दूसरा है हेल्पलेसनेस। द हेल्पलेसनेस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स इन द केस ऑफ फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ये जो हेल्पलेसनेस है, वो सिर्फ़ न्यूबॉर्न बच्चे का नहीं है। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, वो तो हेल्पलेस होता ही है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, ख़ासकर तब जब फर्स्ट चाइल्ड हो किसी का। जब पहला बच्चा जन्म लेता है किसी भी कपल का, एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक कपल है, जिसका फर्स्ट चाइल्ड जो है पैदा हुआ है। अब उन्हें तो पता नहीं कि इसके केयर के लिए क्या-क्या करना है, या तो वो बहुत एजुकेटेड हों, उन्होंने सब कुछ सीखा हो, सब कुछ जाना हो बच्चे के बर्थ से पहले, जो कि बहुत ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो कई बार क्या होता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती और उन्हें पता नहीं होता कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कब उसको जो है खाना चाहिए, कब उसको केयर चाहिए। तो कई बार क्या होता है जानकारी के अभाव में, इस हेल्पलेसनेस में क्या होता है पेरेंट्स ठीक से केयर नहीं कर पाते बच्चों को और वो बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये हेल्पलेसनेस। थर्ड है एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। तो अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड नेगेटिव है, तो बहुत सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उस चाइल्ड के अंदर। कुछ प्रॉब्लम्स जो देखी गई है जैसे कि जेंडर प्रेफरेंसेस। जेंडर प्रेफरेंसेस यानी कि जब पेरेंट्स को चाहिए होता है कि मेरे सिर्फ लड़का हो या कुछ लोग चाहते हैं कि लड़की हो और वो जब नहीं होता तो उनका एटीट्यूड जो है चेंज हो जाता है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो एक्सेसिव क्राइम करते हैं यानी बहुत रोते हैं और उनको जो है सही से केयर नहीं मिलता। लोग इग्नोर करते हैं, उनके पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, केयर टेकर्स इग्नोर करते हैं
और फिर जैसे कि डिफ़िकल्टी इन नरिशमेंट, यानी कि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, टाइम पे खाना नहीं मिलता या उतना खाना नहीं मिलता जितने की ज़रूरत है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार में 2 बच्चे यानी कि ट्विन्स पैदा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे बच्चा जो है इग्नोर हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इस टाइम पे इन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है कोप किया जाए, इन प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए, निकला जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इस समय पे वो मदर का एटीट्यूड होता है। तो अगर मदर का एटीट्यूड जो है वो सही नहीं है अपने बच्चे के प्रति, वो सही से केयर, लव, अफेक्शन नहीं दे पा रही है, तो बच्चे के अंदर वो नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आगे चल के। और अगर मदर का जो एटीट्यूड है वो केयरिंग है, लविंग है, अफेक्शनेट है, तो बच्चे के अंदर भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप होने लगेंगी। क्योंकि जो एक बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने मदर के पास होता है, जो इन्फैंट होता है, वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने मदर के पास होता है, उसके टच में होता है, उसके आस-पास होता है। तो मदर का एटीट्यूड इस एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से हम इसके 2 वीडियोज़ बनाएँगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 था, जो यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे के सारे टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आपके इनपुट से ही हम और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं और आप तक बहुत ही अच्छे से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको साइकोलॉजी जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉक 1 यूनिट 3। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।